सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दे। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हमले की, वोट चोरी पर राहुल के समर्थन में आए एनडीए के पुराने साथी की। देखेंगे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बड़े दावे को, तेजस्वी के जीत के दावे से कैसे उड़ी बीजेपी की नींद को। जानेंगे क्यों गुजरात में पीएम मोदी की सभा से रही भीड़ गायब, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में कुर्मी समाज का प्रदर्शन, एसटी में शामिल करने की मांग, 40 स्टेशनों पर रोकी ट्रेनें, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवाएं प्रभावित। लखनऊ कोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, इंडियन स्टेट से लड़ाई बयान के खिलाफ लगाई गई याचिका, 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने नहीं देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का ऐलान, बोले सभी मिलकर रोकेंगे वोट चोरी। 10 साल में 3 गुना बढ़ा देश के 28 राज्यों का कर्ज, कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 2013-14 के 17 लाख करोड़ से 2022-23 में 59 करोड़ 60 लाख रुपए हुआ कर्ज। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप, मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइट लेट और कई रद्द। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, वोट चोरी को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के कुछ सबूत पेश किए थे, जिसके बाद से चुनाव आयोग लगातार अपने बचाव में लगा हुआ है। और अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की, जिस पर वो उल्टा घिर गए। देखिए रिपोर्ट। राहुल के आरोपों पर जल्दबाजी में सफाई देने के चक्कर में चुनाव आयोग उल्टा घिर गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये तो मान लिया कि धांधली हुई है, लेकिन आयोग सबूत सौंपने को राजी नहीं है, जिसके चलते चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि आखिर वो किसे और क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को घेर लिया। उन्होंने वायनाड में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर हमला बोला। क्या बोले सुनिए। When we did the press conference, it's black and white proof. Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. राहुल ने कहा कि कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों की जानकारी मांगी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता। हम इसे इस तरह पेश करेंगे कि भारत में किसी को भी शक ना हो कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। हम एक हाइड्रोजन बम का खुलासा करने जा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं हमारे पास साफ सबूत है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे हैं। यानी वायनाड में राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात दोहरा दी, जिससे साफ है कि राहुल जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया। राहुल वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं और इस मुहिम में इंडिया गठबंधन के बाकी दल तो राहुल का समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन अब 2 ऐसी पार्टियों ने राहुल के इन आरोपों का समर्थन किया है जो इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं। इस समर्थन से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई है। तो कौन सी है वो पार्टियां जिन्होंने राहुल के आरोपों का किया है समर्थन, जानेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर जारी मुहिम को इंडिया गठबंधन से बाहर भी अब समर्थन मिलने लगा है। एनडीए की पुरानी सहयोगी और ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी यानी बीजू जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने हाल ही में चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के उठाए गए सवालों को बहुत गंभीर बताया है। आचार्य ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टी की तरह जवाब देगा तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। And without doing that, if election commission will behave and answer like a political party, that will be most unfortunate thing. Why you should never cover your credit card. गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी विपक्षी पार्टियों को एक होकर वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।
इन दोनों बयानों से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन से बाहर की पार्टियां भी बीजेपी की नीतियों और चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों पर राहुल गांधी के साथ खड़ी है। यह इस बात को भी दिखाता है कि भले ही बीजेडी औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन कुछ मुद्दों पर उसके और विपक्षी दलों के बीच सहमति बन रही है। अब दोनों ही पार्टियों के इन बयानों से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग टेंशन में दिख रहे हैं तो संजय राउत ने अपने हालिया बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का दावा है कि राज्य में एनडीए के 90% विधायक वोट चोरी से बने। राउत के इस आरोप ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो और क्या कुछ बोले हैं राउत, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राज्य के विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर काफी वक्त से सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राउत ने कहा कि यहाँ एनडीए के 90% विधायक वोट चोरी करके जीते हैं। कौन विधायक, कौन राजेश मोरे, मुझे नाम भी उनका मालूम नहीं। ऐसे ऐसे लोग महाराष्ट्र में चुनकर आए हैं जिनका अभी तक आता पता लोग ढूंढ रहे हैं। ये विधायक वोट चोरी से बन गए। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के 90% जो विधायक है या अजित पवार के विधायक या बीजेपी के, वो वोट चोरी और घपला कर। संजय राउत ने आगे कहा कि इन विधायकों में कोई जयंत राव पाटिल के पिता पर टिप्पणी करता है तो कोई हम पर टिप्पणी कर देता है तो कोई किसी और पर। लोकतंत्र में आलोचनाओं का स्वागत है, लेकिन एनडीए के ये विधायक किसी को लेकर कुछ भी बोलते हैं। ये लोग कौन है, हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे बड़ा दावा करते हुए कहा कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का बीजेपी में विलय हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो हमेशा सच होता है, क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे का अनुयायी हूँ। यानी संजय राउत ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना बीजेपी में शामिल हो जाएगी। विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी बढ़ती जा रही है तो बिहार में भी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को आखिरी दिन भी जनता का भारी समर्थन मिला। इस यात्रा में तेजस्वी ने 10 जिलों को कवर किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की जमीन मजबूत की तो वहीं एनडीए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही इस बार चुनाव में जीत का दावा भी किया। तो कैसी रही तेजस्वी की यात्रा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 20 सितंबर को वैशाली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आखिरी दिन रहा, जहां उन्होंने एक बार फिर एनडीए सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने एनडीए पर बिहार को लूटने और प्रशासन का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही इस यात्रा में मिले जन समर्थन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें इतनी बड़ी भीड़ और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। लोग दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बिना इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लोग बदलाव के मूड में हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि पिछली बार वोट चोरी के साथ साथ सीटों की भी चोरी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार बनाएंगे। इस बार लग रहा है कि यार पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान कई बातें सुर्खियों में रही। तेजस्वी ने बिहार चुनाव जीतने पर राज्य के हर एक युवा को रोजगार देने का वादा किया, तो वहीं यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव घोड़े पर बैठे हुए नजर आए और लोगों के साथ खुलकर बातचीत की। तो वहीं एक घटना को लेकर विवाद भी देखने को मिला, जब तेजस्वी ने भीड़ की तरफ पेन उछाले। आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव पेन फेंक रहे हैं, जबकि आरजेडी समर्थकों ने बताया कि एक एक व्यक्ति को पेन देना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने पेन उछाले ताकि लोग उन्हें पकड़ सकें। इसके साथ ही तेजस्वी ने इस यात्रा के दौरान पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने खुद एक रिपोर्टर की तरह अस्पताल की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया। 16 से 20 सितंबर तक चली इस यात्रा ने पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली जैसे जिलों को कवर किया। ये वो जिले थे जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पहले की वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में इस यात्रा का तेजस्वी और महागठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है।
तेजस्वी की यात्रा को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता में अब भारी कमी देखी जा रही है। संघ की तरफ से उन्हें कुर्सी छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं, तो उनकी सभाओं से भीड़ गायब हो रही है। और अब तो पीएम मोदी के लिए गुजरात में भी समर्थन तेजी से घट चुका है। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका दौरा फीका फीका रहा। रोड शो में भीड़ ही गायब थी। देखिए रिपोर्ट। Ever wondered what your home looks like? नरेंद्र मोदी देश में होते हैं तो उनकी रैलियां और रोड शो चलते हैं। इन रोड शो में पहले भीड़ भी दिखती थी, लेकिन अब पीएम मोदी के रोड शो से भीड़ और नारे लगाने वाले लोग गायब होने लगे हैं। पीएम मोदी अपने गृह राज्य भावनगर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रोड शो और रैली भी की, लेकिन ना तो भीड़ दिखी और ना ही लोगों में उत्साह। पीएम मोदी के भावनगर रोड शो को फ्लॉप करार दिया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि रोड शो में भीड़ नहीं जुटाने के चलते कई नेताओं पर जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि खाली भावनगर में ही भीड़ नहीं दिखाई दी, बल्कि पीएम मोदी इससे पहले अलग अलग राज्यों में जो दौरे हुए उनमें भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए थे। पिछले 10 दिन में पीएम मोदी के 3 राज्यों में रोड शो और रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन तीनों में ही भीड़ गायब थी। पहले पीएम मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पीएम के रोड शो में सड़कें सूनी दिखाई दी थी। इसके बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे, लेकिन यहाँ भी हालात नहीं बदले। पूर्णिया में पीएम की रैली फीकी रही। उससे पहले पीएम मोदी ने पटना का दौरा किया था। पटना में रोड शो हुआ, लेकिन ये भी फीका रहा। पटना और मणिपुर को लेकर तो ये माना भी जा सकता है कि यहाँ की एनडीए सरकार से लोगों की नाराजगी के चलते भीड़ नहीं जुटी, लेकिन गुजरात में जहाँ से पीएम खुद आते हैं वहाँ भीड़ का गायब होना बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है। वैसे भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव अब कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। पहले गुजरात की सत्ता बीजेपी से छीनेगी और फिर दिल्ली की सत्ता भी छीनेगी। और अब जिस तरह से गुजरात में पीएम को लेकर लोगों का रुख बदल रहा है, उससे साफ है कि राहुल गांधी का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुजरात में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव बढ़ता दिख रहा है। पीएम मोदी के एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से न्यायपालिका को देश के विकास में बाधा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ईएसी के सदस्य संजीव सान्याल ने पूरे जुडिशियल सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे बवाल मच गया। तो ऐसा क्या कहा पीएम मोदी के एडवाइजर ने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। पीएम मोदी की एडवाइजरी काउंसिल के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। पीएम मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल यानी ईएसी के सदस्य संजीव सान्याल ने देश के जुडिशियल सिस्टम को विकास में बड़ी बाधा बता दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने और तेजी से आगे बढ़ने में देश की न्याय प्रणाली सबसे बड़ी बाधा है। कई कानून ऐसे हैं जो समस्या को आसान की बजाय जटिल बना देते हैं। कोर्ट में माय लॉर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज भी होता है, जो कि अंग्रेजों के जमाने के हैं। आप ऐसा पेशा नहीं अपना सकते जहां आप माय लॉर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, या जब आप कोई याचिका दायर करते हैं तो उसे प्रार्थना कहा जाता है। आप मजाक कर रहे हैं? हम सभी एक ही लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हैं। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने अदालतों में महीनों तक छुट्टी होने पर भी सवाल उठाया। सान्याल ने कहा कि न्यायपालिका भी राज्य के किसी भी दूसरे क्षेत्र की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। क्या आप पुलिस विभाग या अस्पतालों को महीनों तक बंद रख सकते हैं? दरअसल संजीव सान्याल दिल्ली में भारतीय महाधिवक्ता संघ की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। लेकिन जिस तरह सान्याल ने कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, उस पर बहस छिड़ती नजर आ रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के किसी अधिकारी, मंत्री या बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर तीखे बयान दिए हों। इससे पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल की डेडलाइन तय करने को लेकर इस तरह का वाकया सामने आया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए। ऐसे में अब सान्याल के इस बयान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान की अटकलों को और मजबूत कर दिया है।
संजीव सान्याल के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है, तो चर्चा में H1B वीजा भी बना हुआ है। अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H1B वीजा फीस 88 लाख रुपए कर दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ना है। ऐसे में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद एक और बम भारत पर फोड़ दिया है। ट्रंप सरकार ने H1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब भारतीय नागरिकों को H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो पहले महज 5 लाख रुपए थी। यानी अब उनका खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। इस वीजा का इस्तेमाल भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा करते हैं। 71% भारतीय H1B वीजा धारक है। साल 2024 में 2,07,000 भारतीयों ने आवेदन भरा था। ऐसे में अब इन नियमों में बदलाव के बाद सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। फीस में ये बढ़ोतरी उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दूसरी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद घबराई हुई हैं। ऐसे में भारतीय कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि जो H1B वीजा धारक या उनके परिवार के सदस्य फिलहाल अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें तुरंत लौट आना चाहिए। अगर वे समय रहते नहीं लौटे तो वे अमेरिका में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए उन्हें 31 सितंबर से पहले वापसी कर लेनी चाहिए। ट्रंप के इस फैसले ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को साफ कहा कि जन्मदिन पर कॉल के बाद आपको मिले रिटर्न गिफ्ट से भारतीय बहुत दुखी हैं। भारतीय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। गले मिलना और लोगों से मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? ट्रंप के फैसलों के चलते मोदी सरकार की विदेश नीतियां गंभीर सवालों से घिर गई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ट्रंप के इस फैसले पर सरकार क्या कदम उठाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कभी व्यापारियों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए टैरिफ का ऐलान करते हैं, तो कभी H1B वीजा लगाकर भारत से जाने वाले कामगारों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आशावादी हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो आप स्वदेशी अपनाओ, दूसरे देशों में काम करने मत जाओ, लेकिन अपने ही देशों में, अपने देश में रहो। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने ऐसा क्या किया है जहाँ पर पिछले 11 साल में भ्रष्टाचार गड्ढों से खाई में बदल गया है और बेईमानी जगह जगह पर व्याप्त है, महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है। तो ऐसे में किस तरह से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, इस बात को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारी मुश्किलें लगातार हमारी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं।